हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? यह वीडियो कक्षा 9 के गणित विषय पे है, जिसमें हम लोगों ने संख्या पद्धति की भूमिका को पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और ये वीडियो इस क्लास की दूसरी वीडियो है, इस अध्याय की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग अब अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति की भूमिका को समझे हैं, पढ़े हैं और नोट भी किया है, और प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व भी किया है। और ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम लोग अगला टॉपिक अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.2 को हल भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति की भूमिका में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या और परिमेय संख्या को पढ़ा है। परिमेय संख्या जिसमें पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत और भिन्न की संख्या सम्मिलित होती है, वह परिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं 0। ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या है कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या के बारे में जानने से पहले एक महान गणितज्ञ पाइथागोरस थे, उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो इनके बारे में किताब में ही दिया है, बस हम लोग पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे। लगभग 400 साल पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था, अपरिमेय संख्याओं का। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाइथागोरस के अनुयायियों क्रोटोन के हिपाकस द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्या के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिपाकस का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया का उजागर करना हो। ठीक है। जो बातें किताब में बहुत ही विस्तार पूर्वक दी गई है अपरिमेय संख्या के बारे में, उसे हम लोगों ने नोट्स पे नोट डाउन किया है। तो अपने नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें जानकारी योग्य जो तथ्य हैं उन्हें हम लोगों ने अच्छी तरीके से नोट्स पे लिख लिया है। आप लोग भी इस वीडियो को पॉज करके और ये नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सवालों प्रश्नावली में इसकी सहायता से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ p और q देखिए, परिमेय संख्या में p/q का क्या रोल है, जहाँ p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं 0 होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, जैसे √2, √3, √7 और पाई जी और 0.10121447 अशांत अनावर्ती जो है, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। देखिए, रूट चढ़ा हुआ है 2 पे, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही रूट अगर 4 के ऊपर रूट लगा हो तो वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जब रूट 4 को हल किया जाएगा तो उसका वर्ग संख्या 2 होगा। ठीक है। √9 को सॉल्व किया जाएगा तो उसका वर्ग संख्या 3 होगा। तो 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा है। ठीक है। यहाँ पे यही है कि √2, √3, √7 जिसका वर्ग संख्या नहीं है, उसे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है, और पाई को भी रखा गया है। और ये अशांत अनावर्ती जो संख्याएं हैं, ये भी अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आते हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है। अब आइए वास्तविक संख्या। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे किताब में वास्तविक संख्या। अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है, यानी रियल नंबर, जिसे हम r से सूचित करते हैं। और अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक है किताब में कि रूट 2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं हैं, जो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और एक मिनट, जो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भिन्न संख्या का एक संग्रह है परिमेय संख्या, उसे हम लोगों ने संख्या रेखा पर देखा है। पर अपरिमेय संख्या को भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब अपरिमेय संख्या है, इन्हें भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो रूट 2 को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा, ये किताब के जो प्रश्नावली 1.2 में है, उससे पहले हम लोगों को उन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो चलिए समझते हैं कि रूट 2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। क्योंकि अगर कोई पूछे कि संख्या रेखा पर 2 को दर्शाइए, तो हम लोग दर्शा सकते हैं, लेकिन रूट 2 को कैसे दर्शाएंगे। रूट 2 को दर्शाने के लिए सबसे पहले है कि रूट 2 जो अपरिमेय संख्या है, वो किस संख्या के करीब में आ सकती है, उसके हिसाब से हम संख्या रेखा पर इकाई 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 का हम लोग संख्या रेखा पर वो बनाएंगे, दूरियां लेंगे, कितनी इकाई की दूरी लेंगे। पहले रूट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे कि रूट 2 जो है वो कितनी इकाई या किस संख्या के आसपास में है, उसके हिसाब से हम लोग उतनी इकाई का हम लोग संख्या रेखा पर जगह लेंगे और उसके बाद रूट 2 का निरूपण करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले रूट 2 जो है किस संख्या के आसपास की संख्या है। जैसा कि अभी हम लोगों को पता लगाना है कि रूट 2 जो है वो किस संख्या के लगभग आसपास की संख्या है, तभी ना हम इसको संख्या रेखा पर उस संख्या को इकाई स्थान उसका लेकर और दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। रूट 2 को मान लो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 2, ठीक है, 2 का हम लोग वर्ग संख्या निकालेंगे। तो 2 को किस चीज़ से हम लोग किस चीज़ का स्क्वायर करेंगे कि उसके पास पहुंचेंगे। तो 2 के पास पहुंचने के लिए 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 से इसमें भाग देंगे, तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 1 से भाग देंगे, तो फिर ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये संख्याएं आती रहेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जोड़ी बना लेंगे। तो 1 गुना 1 गुना 2, इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा। तो 1 गुना 1 1 और गुना 2 2। तो ये 2 जो है, इसमें से हम लोग निकाल के इसका वर्ग निकाल रहे हैं, रूट 2 का वर्ग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि इसका जोड़ा बने, तो जोड़ा बनने के लिए ये संख्याएं रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो उससे तो हम क्या करेंगे कि ऐसे जोड़ा बनाएंगे। ये एक एक का एक जोड़ा बन गया, तो एक तो बाहर निकल गया, लेकिन ये अकेला रह गया, तो इसको 2 में ऐसे रखेंगे। तो 1 रूट 2, ठीक है, 1 रूट 2 सॉल्व करने पर 1 रूट 2 आ रहा है। इसको जब वर्ग से निकालेंगे तो 1 रूट 2, मतलब ये संख्या तो पूरी पूरी संख्या पर ये रूट लगी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इकाई स्थान लेंगे, ऐसे एक का ही, 0 से 1 तक का ही इकाई स्थान लेंगे। ठीक है, पता चल गया कि एक एक के करीब करीब होगा, तो एक इकाई के स्थान लेंगे। तो चलिए चलते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये स्केल, ये प्रकाल और पेंसिल, और पेन तो है ही। तो चलिए पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। मान लीजिए कि सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ये एक सेंटीमीटर से ये 8 सेंटीमीटर तक संख्या रेखा खींचते हैं, और इसको 20 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल नंबर हमको 0 20 से ही लेना है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। और एक एक इकाई की हम लोग दूरी ले लेंगे सेंटीमीटर में। तो वैसे हम लोग को पता चल गया है कि रूट 2 जो है 1 के करीब करीब है। तो ये मान लीजिए कि संख्या रेखा पे 1 का स्थान 1 इकाई, 2 3 4, और इधर माइनस में 1 2 3, कैसे हो गया भाई। अच्छा, 8 सेंटीमीटर का ना लेना था।
गड़बड़ गड़बड़, चलिए ठीक है। 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब √2 को दर्शाना है तो हम लोग एक इकाई का यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और उस समकोण त्रिभुज की पहली आधार जो है हम लोग एक इकाई लेंगे, क्योंकि √2 जो है इसके आसपास ही आएगा। चलिए तो चलते हैं, पहले मान लीजिए कि एक इकाई की ये आधार ले लिए और यही एक इकाई की ही हम लोग इस पे लंब खींचेंगे ऐसे, यहाँ से ये भी एक इकाई की हो गई और ये भी एक इकाई की हो गई। तो इसको मान लीजिए कि हम लोग ओ ए और सी, ओ ए सी, ये अभी हम और बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक इकाई ये आधार, एक इकाई लंब, और ये विकर्ण, विकर्ण नहीं, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ठीक, तो ये एक इकाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक इकाई हो गई, और ये भी एक इकाई हो गई, और इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो एक पाइथागोरस परिमेय, जो पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे उन्होंने एक परिमेय दिया था, जो जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो उन्होंने दिया था कि ये भुजा जो समकोण 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है ये क्या बोल कर्ण होती है, और ये आधार और ये लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो हम लोगों का कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का हम लोग को कर्ण भुजा का माप निकालना है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो चलिए 1 सेंटीमीटर लंब स्क्वायर है प्लस 1 सेंटीमीटर आधार स्क्वायर है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कर्ण स्क्वायर बराबर 2। तो ये कर्ण स्क्वायर में 2 है, तो कर्ण बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर √2। तो ये वाली भुजा √2, इस भुजा की लंबाई कितनी है, √2 है, ठीक है। तो इतनी ही लंबाई हम लोग प्रकाल से मापेंगे, जितनी ये लंबाई है, √2 सेंटीमीटर लंबाई है ना इसकी, तो इतनी लंबाई मापेंगे और इसी से इसकी इसकी माप से, और यहाँ पे हम लोग प्रकाल से मार्क देंगे, और यहाँ जहाँ पे आएगा वही √2 सेंटीमीटर उतनी ही लंबाई हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। चलिए सेम टू सेम इतनी ही माप की हम लोग यहाँ पे ऐसे पेंसिल से रखेंगे, ठीक है, उतनी माप की आ गई, और ऐसे संख्या रेखा पर ऐसे खींच देंगे, ठीक है। देखिए जूम करता हूँ, ये देखिए ये वाली जो लंबाई है ये वाली प्रकाल से ऐसे ऐसे रख के, ऐसे रख के और ऐसे इस तरीके से लाने पर ये यहाँ कट रही है यहाँ, तो ये √2 का स्थान हो गया। तो √2 यहाँ पे आएगा, ये √2, कुछ करना नहीं है, पाइथागोरस का ट्रिक आजमाना है जो समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने में होती है। और पहले अगर √2 दिया है तो √2 को सॉल्व करेंगे कि वो किस प्राकृत संख्या के अगल बगल की संख्या है, उतने इकाई का हम लोग आधार ले लेंगे और उतने ही इकाई का लंब ले लेंगे, ठीक है, लंब ले लेंगे। और उसके बाद ये लंब और कर्ण, लंब आधार और लंब से जो हम लोगों का शुरुआती बिंदु है उसको इस भुजा को ऐसे मिला देंगे, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो कर्ण की भुजा, कर्ण भुजा जो है उसकी उसकी लंबाई निकाल लेंगे और उसी उसी के हिसाब से प्रकाल की दूरी सेट करेंगे और प्रकाल को संख्या रेखा पर गिरा देंगे। तो वो हम लोगों का उतना सेंटीमीटर की दूरी पे आएगा, तो वही हम लोगों की वही उतना वो उस बिंदु को
उस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है इस तरकीब से। देखिए थोड़ा वीडियो बनाने में डिस्टरबेंस आ रही है क्योंकि बगल में थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाले कुछ पात्र हैं। तो ऐसा है कि हम लोग जब भी लेंगे आधार जो लेंगे, जो ये वाली दूरी जो लेंगे, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी उतनी ही इकाई लेंगे जितना कि हम लोग को अपरिमेय संख्या का दिया हुआ सॉल्व करने पर उसके आसपास की संख्या आए। बाकी ये जो लंब है वो एक ही इकाई के लेंगे, ठीक है। जब भी लेंगे एक इकाई की लेंगे, या सेंटीमीटर में लें या इंचेज में लें। तो चलिए और भी संख्याएं हैं जिसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं हैं जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाकर इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 को हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने के लिए जो जो हम लोगों को आगे उसका इंट्रोड्यूस जो जिस जिस चीज़ से होना था हम लोगों ने हो लिया, वो चीज़ें, वो टॉपिक हमने सीखा जो प्रश्नावली 1.2 को हल करने में मदद करेगी। किताब में जो है बहुत ही लंबे चौड़े डिटेल के साथ दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा उलझन भरा है और हम लोगों को बोर्ड करके और दिमाग में कुछ समझ में उतना आता नहीं है। इसलिए हम लोग छोटा सा टॉपिक छोटा छोटा नोट डाउन करके और उसके हिसाब से ही वो ये प्रश्नावली 1.2 सॉल्व हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या दिया है प्रश्नावली 1.2 में, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो एक यहाँ पे तथ्य लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखिए देखिए बच्चों, जो है कि ये संख्या पद्धति का जो अध्याय जो शुरू हुआ है भूमिका से शुरू हुआ है। तो भूमिका में हम लोगों ने 1.2 को प्रश्नावली जो है भूमिका के आधार पे दिया हुआ था 1.1, जिसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब भूमिका के बाद संख्या पद्धति में अपरिमेय संख्या की टॉपिक आई हुई है, जिसमें हम लोग 1.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और ये अपरिमेय संख्या की टॉपिक भी खत्म हो जाएगी। जिसमें अपरिमेय संख्या हम लोगों ने सीखा कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे वर्गमूल की संख्या है। वर्गमूल की वैसी संख्या है जिनको सॉल्व करने पे उसकी वर्ग संख्या नहीं प्राप्त होती है, जैसे √2, √3, √7, √5। ठीक है। ये सब पाई 22/7 जो होता है। अशांत आवर्ती संख्याएं, जिसमें 0 के बाद या दशमलव के बाद हर बार अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या हम लोगों ने टॉपिक जो है क्लियर किया और इसके बाद प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था अपरिमेय संख्या के टॉपिक से ही कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्नावली 1.2 में हम लोगों को दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। कथन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हल है इसका कि हाँ ये कथन सत्य है। चलिए देखिए यहाँ पे नोट्स पे मैंने लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसका हल है कि ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या इसलिए है क्योंकि वास्तविक संख्या का जो समूह है उसमें अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अगर यही पूछ देता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है तो यहाँ ये गलत होता, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही मेल होता है। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है और है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं कि दूसरा कथन क्या कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां
m एक प्राकृत संख्या है। तो इस कथन को हम लोग कारण के साथ उत्तर देंगे कि ये कथन सही है या गलत है। तो चलिए चलते हैं नोट्स पे और उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो ये जो कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, जहां कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है एक से धनात्मक की ओर बढ़ते चली जाती है अनंत की ओर, और वो धनात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन असत्य है। चलिए अगला कथन यहाँ पे, अगला कथन जो है तीसरे नंबर पे जो है अगला कथन, वो भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, उस कथन का ये उदाहरण है। तो कथन क्या है, इस बार क्या हुआ कि हम लोगों ने हल पहले देख लिया, क्योंकि मैंने पहले से ही नोट कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए तीसरे नंबर कथन को देखते हैं। तीसरा नंबर कथन है, थोड़ा जूम करते हैं। तीसरा नंबर कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अभी हम लोगों ने वास्तविक संख्या का उदाहरण देखा था कि वास्तविक संख्या बराबर अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे ये कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ये कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, दोनों संख्याओं का समूह होता है वास्तविक संख्या, इसलिए यह कथन गलत है। तो प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 1 को हम लोगों ने हल किया, और सवाल नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम लोग अच्छे से नोट्स पे नोट डाउन करके समझेंगे और उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैंने सवाल और उसके हल को एक साथ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, पर अगर मैं साथ साथ में अगर नोट करवाऊं तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए कथन था कि सवाल था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हल है इसका, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं और कुछ धनात्मक पूर्णांक परिमेय भी होते हैं। जैसे कि रूट 4 जो है, इसको हम लोग जब इसका वर्ग निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, जो कि एक 2 जो है एक परिमेय संख्या है। और पूर्णांक से हमारा मतलब ये है कि पूर्णांक में 0 से लेकर धनात्मक की अनंत संख्याएं और ऋणात्मक की अनंत संख्याएं होती हैं, सम्मिलित होती हैं पूर्णांक में। तो यहाँ पे कथन कह रहा था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी पूर्णांक है जिनका वर्गमूल धनात्मक होता है, इसलिए यह कथन गलत है। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, उसका स्थान कहाँ है, ठीक है, उसको हम लोगों को दिखाना है। तो रूट 2 को जैसे हम लोगों ने दिखाया है, वैसे ही रूट 5 को भी संख्या रेखा पर दिखाएंगे, दर्शाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नोटपैड पे नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद का ये जो 4 नंबर है, ये कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, वो आप लोग कक्षा में बढ़िया से अपने सर के साथ इस क्रियाकलाप को कीजिएगा। और देखिएगा ये जो पिक्चर जो है आधा अधूरा दिया हुआ है, जब ये पूरा बनेगा तो एक अच्छी सी रचना
सर्पिल रचना बनेगी जो बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। तो इसको तो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, आप लोग अपने कक्षा में अपने सर के साथ कर लीजिएगा। और इस सवाल को हम लोग सवाल नंबर 3 को अभी हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग लाइव रिकॉर्ड करेंगे। इसे पहले से मैंने नोट नहीं किया है ताकि आप लोग देखें और सीखें बढ़िया से। तो प्रश्नावली 1.2 का ये एक सवाल नंबर 3 है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले मैंने बताया था कि √5 को पहले सॉल्व करेंगे। ये किस प्राकृत संख्या के लगभग आसपास है उस संख्या को निकालेंगे। तो √5 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 जो वर्गमूल है इसका वर्ग निकालेंगे। तो पहले हम लोग 2 से देंगे क्योंकि 2 का वर्गमूल 4 के करीब जाएगा और 4 जो है 5 के करीब है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे तो 1। अब कितना आया? तो 2 गुने 1 यहाँ पे, ठीक है। 2 गुने 1 बराबर 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को एक साथ निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग जोड़ी में संख्या को निकालते हैं, इसका हल कर रहे हैं। √5 को जब वर्ग निकालेंगे तो ऐसे ही इस तरीके से निकाला जाता है। तो ठीक है, तो ये 2 हो गया, एक निकल के चला आया, ये एक अकेले रह गया तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। अब क्या हुआ? तो √5 जो है प्राकृत संख्या 2 के आसपास है, ठीक है। तो हम संख्या रेखा पर 2 के आसपास ही इसे दर्शाएंगे। तो चलिए संख्या रेखा खींचते हैं। तो संख्या रेखा खींचते हैं हम लोग सेंटीमीटर में ही लेंगे क्योंकि छोटा सा रहता है। इंचेज में हम लोग लेंगे तो बहुत बड़ा सा बनेगा। तो यहाँ 0 से 6 तक, ठीक है, 6 तक, 0 से 6 तक लेंगे और यहाँ पे गलती नहीं करना है। 0 से 6 तक लेंगे और 3 न्यूट्रल कर देंगे यहाँ पे और इसको 0, ठीक। और 1-1 सेंटीमीटर का हम लोग स्थान लेंगे, 1, ये 2 और ये 3। जबकि 2 के लगभग पास ही है तो हम लोग 3-3 का ले लेंगे और इधर एक माइनस का माइनस। अब चलिए 1 2 3 -1 -2, इसकी तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा ये ठीक है। तो हम लोग जो ये स्थान यहाँ से यहाँ तक लेंगे वो 2 इकाई का लेंगे क्योंकि जो √5 जो है 2 के लगभग अगल बगल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आधार ले लेते हैं 2 इकाई का और लंब हम लोग 1 ही इकाई का लेंगे, ठीक है। ये लंब हो गया। अब इसको इससे ऐसे मिला देंगे ताकि समकोण त्रिभुज की रचना हो जाए। और ये लंब हो गया, लंब के सामने वाला कर्ण हो गया। इस भुजा को निकाल लेंगे, इतनी दूरी जो निकल जाएगी। तो यहाँ से इतनी दूरी ही इधर हम लोग जब संख्या रेखा पर खींचेंगे, गिराएंगे तो वो √5 को दर्शाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 2 इकाई, ये हो गया 1 इकाई, ठीक। 1 ये 2, मान लो OAC। तो कर्ण समकोण त्रिभुज की भुजा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, चलो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग लंब 1 ही इकाई का लेंगे और इधर जितनी भी संख्या बोले पहले उसको हल करेंगे कि वो किस प्राकृत संख्या के लगभग आसपास है उतनी इकाई की आधार हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए, और कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 4 और ये 1, तो ये हो गया 5। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5, तो कर्ण बराबर √5। तो ये यहाँ पे ये हो गया √5। ये जो भुजा है कर्ण की समकोण त्रिभुज OAC की भुजा OA √5 है। तो √5 जितना हम लोग √5 जो ये दूरी निकला हुआ है इस दूरी को ऐसे प्रकार से मापेंगे, ऐसे मापेंगे, ठीक है।
और इसको यहाँ से ऐसे संख्या रेखा पर खींच लेंगे। देखिए ये हो गया। अब इसको ये जो है ये रूट 5 का स्थान है संख्या रेखा पर। तो ये सवाल यहीं खत्म हुआ और ये प्रश्नावली 1.2 भी खत्म हो गया। तो अगला जो है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।